आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री और हमारा जो दूसरा चैप्टर है इसका अंतिम पार्ट है, यानी कि लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। और ये जितने टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे टॉपिक वीडियो में हम करने वाले हैं, इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक करेंगे। ठीक है, चैप्टर दूसरा है, इसका जो टाइटल है वो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शन टेल अ स्टोरी। आपको पता है कि इस साल आपके सीबीएसई ने चैप्टर के नेम चेंज कर दिए। ठीक है, कंटेंट चेंज नहीं किया पर नाम चेंज कर दिया। तो देखिए, टॉपिक हमारा आज का सबसे पहला है वो है भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण। देखिए, भूमिदान का मतलब क्या होता है, नाम से ही आपको पता लग रहा है, यानी कि दान दिया जाता है। इसमें दान में क्या दिया जाता है, भूमि दी जाती है, यानी जमीन को दान देना एक तरह से भूमिदान है। ठीक है, तो देखिए भूमिदान जो है अधिकतर ब्राह्मणों को दिया जाता था या फिर किसी धार्मिक संस्था को। ठीक है, कोई धार्मिक संस्था थी या कोई ब्राह्मण थे उनको भूदान दिया जाता था, भूमिदान भी कहलाता है। जो ईसवी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिले हैं। ईसवी की आरंभिक शताब्दियों का मतलब क्या है, इसके लिए आपको बीसी और एडी वाली वीडियो जो मैंने बनाई है आपको ये समझना पड़ेगा। आप ये वाली वीडियो देखो तब आपको ये ईसवी की आरंभिक शताब्दियां और डेट वगैरह सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। तो जो ईसवी की आरंभिक शताब्दी थी तब से ही भूमिदान के सबूत मिल गए हैं। कई अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। कई सारे ऐसे अभिलेख मिले हैं जिसमें लिखा हुआ था कि भाई ये भूमिदान, और उसमें क्या लिखा जाता था, जैसे मान लो किसी राजा ने भूमि को दान किया है, ठीक है, किसी ब्राह्मण को दिया है या किसी मंदिर के नाम पे दिया है या किसी जैन स्तूप के नाम पे, बौद्ध स्तूप के नाम पे दिया है, या फिर जैन कोई मठ वगैरह जो बनाया जा रहा है उसके नाम पे दिया हुआ हो, तो वो उस पर लिखा होता था अभिलेख में, मतलब उसका उल्लेख कर दिया जाता था। कुछ अभिलेख जो थे वो पत्थरों पर लिखवाए गए थे। ठीक है, और अधिकतर भूमिदान का जो उल्लेख है वो ताम्र पत्रों पर मिला है। ठीक है, ताम्र पत्रों पे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो क्या होता था, जो तांबे के एक पत्र होता था, ठीक है, एक प्लेट होती तांबे की, उस पर लिखवाया जाता था और वो स्थायी रहता था। स्थायी मतलब वो मिटेगा नहीं, एक तरह से वो काफी लंबे समय तक रहता था, स्थायी समझ लीजिए आप, तो उसे ताम्रपत्र कहते हैं। तो कुछ अभिलेख पत्थरों पे मिले हैं तो कुछ अभिलेख हमें किस पे मिले हैं, ताम्रपत्रों पे। और इसमें भूमिदान की बात की गई, यानी कि किसने भूमिदान करी, कितनी भूमिदान करी, ऐसी कुछ चीजों का उल्लेख उसमें किया गया है। आरंभिक अभिलेख संस्कृत भाषा में थे। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठाएं कि जो शुरू के जो हमें अभिलेख मिले हैं वो संस्कृत भाषा में थे। ठीक है, लेकिन जो 7वीं शताब्दी के बाद जो अभिलेख मिले हैं उसमें संस्कृत थी लेकिन काफी कम मात्रा में। ठीक है, संस्कृत के कुछ अंश थे। कई जगह पे जो अभिलेख मिले वो तमिल भाषा में भी मिले, कुछ जगहों पे तेलुगु भाषा में भी मिले, यानी कि जो स्थानीय भाषा होती थी बाद में उसमें भी मिलने लगे थे। यानी जो शुरुआत के जो अभिलेख थे वो संस्कृत में थे, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद में जो अभिलेख मिले वो अन्य भाषाओं में भी मिले। एग्जाम्पल आपके सामने दिया मैंने, आप अगर आप पेपर में कोई क्वेश्चन आता है और आप उसका अगर अच्छा उदाहरण लिख पाते हैं तो वो एक अच्छा इंप्रेशन होता है, आपके मार्क्स उससे अच्छे मिलते हैं। तो उदाहरण देखिए कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी बेटी थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, नाम थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, इनका विवाह, यहाँ पे सॉरी माफी चाहता हूं, ये विवाद टाइप हो गया है, ये विवाह है। ठीक है, विवाह, यानी इनकी जो बेटी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, उनकी प्रभावती गुप्त, उनकी जो शादी हुई थी वो दक्कन के वाकाटक में हुई थी, वाकाटक परिवार में। ठीक है, अब आपका एक काम है, आज का आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैप दिखाया था, मैप में मैंने आपको सातवाहन दिखाया था। ठीक है, और सातवाहन के बाद फिर चोल, चेर और पांड्य बताए थे, अगर आपको याद हो। तो ये जो वाकाटक जो है ये कहां पर है, सातवाहन के ऊपर हैं, ऊपर वाले हिस्से में है, या सातवाहन राजाओं से नीचे वाले हिस्से में है। नीचे अगर आएगा तो फिर कर्नाटक वाला और उसके नीचे केरल साइड हो जाएगा, आप समझते हैं। अगर ऊपर जाओगे तो मध्य प्रदेश वाली साइड आ जाएगी। तो ये किधर है, वाकाटक जो है किधर है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में मैप दिया हुआ है, वहां पे वाकाटक का जिक्र है। आप मैप में देखोगे आपको वाकाटक दिख जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो वाकाटक है ये कहाँ है, सातवाहन से ऊपर या सातवाहन से नीचे। तो ठीक है, इन्होंने प्रभावती गुप्त जो इनकी बेटी थी उसका जो विवाह था वो वाकाटक परिवार में किया था। संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं का भूमि
का अधिकार नहीं होता था। यानी जो संस्कृत के धर्मशास्त्र थे वो बताते हैं कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता था भूमि रखने का, यानी महिलाएं अपने नाम पे भूमि नहीं रख सकती, ऐसा संस्कृत के जो धर्मशास्त्र है उसमें पता लगता है। लेकिन इस चीज को ध्यान रखें, ये जो रानी थी प्रभावती गुप्त जो थी, इनके ये भूमि की मालकिन थी। ऐसी जानकारी मिली है एक अभिलेख से कि इनके पास भूमि थी, और प्रभावती जो थी उन्होंने भूमि दान भी किया था। अभी संस्कृत वाले जो धर्मशास्त्र हैं वो क्या कहते हैं कि महिला को भूमि पे अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन इनके पास महिला थी फिर भी इनके पास अधिकार था। तो ऐसा क्यों रहा होगा? तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं कहेंगे हम इसको, आम जनता या आम प्रजा नहीं थी, ये एक महारानी थी, यानी ये एक रानी थी। क्योंकि अब रानी है, शाही परिवार से है, तो हो सकता है कि कुछ विशेष अधिकार हुए हों, इनको मिले हों। तो या तो ये हो सकता है कि ये रानी थी शायद इसलिए इनको अधिकार था, ये मालकिन थी जमीन की, या फिर दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि जो धर्मशास्त्र हैं उसका हर जगह एक समान पालन नहीं होता हो। क्योंकि देखिए धर्मशास्त्र में जो लिखा है जरूरी नहीं है कि वो चीज मानी ही जाती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप जब तीसरा और चौथा चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पे आपको महाभारत वाले चैप्टर में आप देखना एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि धर्मशास्त्र जो है उसमें लिखा था कि क्षत्रिय जो होते हैं वो ही राजा बनते हैं, यानी राजा कौन बनेगा? क्षत्रिय बनेगा, ठीक है। लेकिन हमेशा सभी राजा क्षत्रिय नहीं होते थे, कुछ राजा ब्राह्मण भी थे, कुछ राजा शूद्र भी थे, ठीक है। यानी कि जब उसमें धर्मशास्त्र में लिखा है क्षत्रिय बनेंगे, लेकिन हो थोड़ी ना रहा है हमेशा क्षत्रिय थोड़ी ना बन रहे, कोई भी बन सकता है। तो ऐसा था, तो ऐसा हो सकता है कि धर्मशास्त्रों को सभी जगह समान रूप से लागू ना किया गया हो, तो ये कारण हो सकते हैं। तो प्रभावती गुप्त वाला एग्जांपल आप याद रखें। आगे देखिए भूमिदान के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसे समझिए। भूमिदान के अभिलेख देश के कई हिस्सों में मिले हैं, बहुत सारे हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के भूमिदान दी गई है, यानी कि अलग अलग जगह पे भूमि जो है वो दान में दी गई है। कुछ स्थानों पे छोटी भूमि दान में दी गई है, छोटा मोटा जो एरिया होता है उसका, और कुछ स्थानों में बड़े बड़े भूखंड यानी बड़े बड़े जो भूमि के खंड थे, जो भूमि के टुकड़े थे वो दिए गए हैं। कई जगह पे बहुत बड़ी जमीन दान में दे दी, तो कहीं पे छोटी छोटी जमीन दान में दी है। दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, देख लिए, मान लीजिए ये नॉर्थ इंडिया है और ये साउथ इंडिया है, ठीक है। यहां पे भी लोगों को भूमि दान में मिली और यहां पे भी मान लो लोगों को भूमि दान में मिली है। तो हो सकता है कि यहां पे लोगों के अधिकार अलग हो और यहां पे लोगों के अधिकार अलग हो भूमि पर। क्यों? क्योंकि देखो उस टाइम पे राजाओं का शासन होता था, ठीक है। शासन जो होता था राजा का होता था, तो राजा जो नियम बनाते थे उस नियम को मानना पड़ता था, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा होते थे, तो हर क्षेत्र के राजा अपने अकॉर्डिंग नियम बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता था, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। सिंपल है ये, बिल्कुल आपको याद नहीं करना कुछ भी, आप सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इतिहासकार जो है ना उन्होंने भूमिदान के बारे में बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त किए, अभिलेखों से जानकारी प्राप्त की, लेकिन उनमें ना कुछ विवाद है भूमिदान की बात को लेकर। अब विवाद क्या है आपको ये ध्यान रखना है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो शासक है यानी कि जो राजा है, राजा जो है भूमिदान के द्वारा कृषि को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। और ऐसे देखो कुछ जगह पे एग्जाम्पल मिले हैं कि जो दान भूमि दी जाती थी वो या तो मंदिर वगैरह के लिए दी जाती थी, धार्मिक स्थान के लिए, या फिर ब्राह्मण के लिए दी जाती थी। लेकिन कुछ जगह पे ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि कुछ जगह पे किसान को भी भूमि दान में दी गई है, ठीक है, कुछ जगह पे। तो ऐसा अगर होता था तो इसके लिए एक बात ये भी कही गई है, हो सकता है भूमि दान के द्वारा राजा जो है कृषि को प्रोत्साहित करना चाहते हो। लेकिन कुछ इतिहासकार जो है वो कहते हैं कि भूमि दान एक संकेत है कि राजनीतिक प्रभुत्व उनका कमजोर होने, मतलब उनके राजनीतिक प्रभुत्व जो था वो कमजोर हो गया था, इसलिए वो भूमि दान करते थे। यानी लोगों को लालच देते थे भूमि की, भाई इतनी भूमि तेरे को दान दे दी, उतनी भूमि उसको दान दे दी, उसको भूमि दान दे दी। लालच क्यों देते थे? ताकि राजा का समर्थन जुटा रहे, लोग राजा को पसंद करते रहे, ठीक है। तो यहां पे देखो इतिहासकारों ने दो तरह की बात कही है। एक तरफ इतिहासकार कहते हैं कि भूमि दान इसलिए दी गई थी ताकि कृषि को प्रोत्साहन मिले, तो दूसरे इतिहासकार जो है वो इस बात को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं भूमि दान इसलिए की गई थी क्योंकि राजा कमजोर हो गए थे और उन्हें समर्थन जुटाना था, इसलिए उन्होंने लोगों को लालच के जरिए या फिर मतलब लोगों को अपनी तरफ करने के लिए भूमि दान का सहारा लिया, ठीक है। तो अलग अलग विचार हैं इतिहासकारों के इस पे। अगला देखिए नगर एवं व्यापार।
इसमें देखिए नगर एवं व्यापार, यानी थोड़ा सा नगर के बारे में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। तो नगर के बारे में देखिए क्या है कि अधिकांश नगर जो थे वो महाजनपदों की राजधानियां थी। ठीक है, अगर हम मतलब चले जाएं गुप्त काल से पीछे चले जाएं और महाजनपद काल में चले जाएं, उस समय की बात अगर हम पढ़ें तो ज्यादातर जो नगर थे वो महाजनपदों की राजधानी होते थे और ज्यादातर नगर जो थे वो संचार मार्ग के किनारे बसे थे, यानी ऐसी जगह पे बसे थे जहां से एक जगह से दूसरी जगह की कनेक्टिविटी जो है, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो। एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है और ये बिहार में है और ये नदी के किनारे है। अब क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सी नदी के किनारे है? क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में, यानी सॉरी, मैंने पार्ट 2 में आपको इसके बारे में बताया था कि पाटलिपुत्र कौन सी नदी के किनारे था। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं तो जरूर बताएं। अगला है उज्जैनी। उज्जैनी जो है वो भूमि मार्ग पे स्थित था, भूतल मार्ग के किनारे में था। पुहार जो स्थान है वो समुद्र तट के किनारे था, क्योंकि देखो समुद्र तट के अगर कोई किनारे हो तो वो एक तरह से बंदरगाह के रूप में हो सकता है, वहां से एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाता है, तो ये था। अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा बहुत ही प्रसिद्ध शहर था और ये व्यावसायिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि का केंद्र होता था। तो ये कुछ नगर हैं, ठीक है, जो महाजनपद काल से ही बहुत महत्वपूर्ण थे। और ये कैसी जगह पे इनकी बसे हुए नगर थे? जहां से कनेक्टिविटी आसान हो, यानी उस जगह पे, यानी कि उन नगरों में पहुंचना आसान हो, चाहे वो जल मार्ग के जरिए हो चाहे वो स्थल मार्ग के जरिए हो। ठीक है, तो ये अब मान लो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो कोई नगर ऐसी जगह में बसा दो, बहुत तगड़ा पहाड़ी एरिया हो, ठीक है, सॉरी, बहुत तगड़ा पहाड़ी इलाका हो। उस पहाड़ी इलाके में बहुत सारे पहाड़ हो और वहां पे मतलब ऊबड़ खाबड़ जमीन हो और आना जाना पॉसिबल ना हो, मतलब वहां पे लोग जा भी ना पाते हो। तो ऐसी जगह में कोई नगर होगा तो क्या वो मतलब लोग ना तो बाहर के लोग आसानी से वहां पे जा पाएंगे, ना वहां से कोई वस्तु या व्यक्ति बाहर जा पाएंगे। तो इसीलिए नगर जो बसते थे वो ऐसी जगह पे बसते थे जहां से आने जाने का मतलब कनेक्टिविटी जो होती है वो आसानी से हो। ठीक है, और आगे देखिए नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या, नगरों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे और जो राजा होते हैं, शासक जो होते हैं, वो किलेबंद नगरों में रहते हैं। किलेबंद क्यों? किलेबंद में इसलिए ताकि मतलब सुरक्षा रहे। ठीक है, इनमें से कई जो है कई क्षेत्र जो है वहां पे पुराने अवशेष मिले हैं खुदाई में, जैसे कि मान लो मिट्टी के कटोरे मिल गए, क्योंकि देखो आज की तरह मतलब धातुओं के बर्तन ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन आम थे, स्टार्टिंग से ही मिट्टी के बर्तन यूज किए जाते थे, धीरे धीरे धातुओं में आए थे। तो मिट्टी के कटोरे, थालियां, इस पे चमकदार कलई चढ़ी हुई थी, यानी उस पे मतलब कुछ डिजाइनिंग वगैरह करी गई थी ऊपर से। सोने, चांदी, कांसे और तांबे और हाथी दांत और शीशे जैसी अलग अलग पदार्थों के चीजें मिली हैं। कुछ गहने भी मिले हैं जो अलग अलग चीजों से बने हुए हैं। ठीक है, चाहे सोने के गहने हो, चाहे चांदी के गहने हो, चाहे किसी तांबे के गहने हो या किसी अन्य धातु के गहने हो, ये भी मिले। कई सारे उपकरण मिले, यानी औजार मिले हैं, बहुत सारे हथियार मिले हैं, कई सारे बर्तन मिले। ये सब अवशेष जो हैं किसमें मिले? खुदाई के दौरान मिले हैं। ठीक है, तो नगरों से मिले हैं। दूसरी शताब्दी ईसवी तक आते आते कई नगरों से दानात्मक अभिलेख मिले हैं। दानात्मक अभिलेख कौन से अभिलेख होते हैं? ऐसे अभिलेख जिससे दान के बारे में जानकारी मिलती हो, यानी अभिलेख इसमें ये दिया जाता है कि किस व्यक्ति ने दान दिया, किस व्यक्ति को दान दिया। ठीक है, उसकी जानकारी मिले, उसको दानात्मक अभिलेख कहते हैं। यानी दूसरी शताब्दी ईसवी तक धीरे धीरे मतलब दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए। इन अभिलेखों में दान देने वाले का नाम लिखा होता था और उनका व्यवसाय भी लिखा होता था। जैसे मान लो किसी एक्स नाम के व्यक्ति ने कोई दान दिया है तो उसका नाम भी लिखा रहेगा और फिर वो क्या काम करता है, मान लो वो लुहार हो, वो सुनार हो, या मान लो वो किसान हो, या वो XYZ कुछ भी हो, जिसने दान दिया है उसका व्यवसाय भी लिखा जाता था। इनमें क्या है, नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, बढ़ई, लिपिक, कुम्हार, स्वर्णकार, अधिकारी, धर्मगुरु, व्यापारी और राजाओं के विवरण लिखे थे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग दान देते थे तो उसका विवरण लिखा होता था। श्रेणी का भी उल्लेख मिला है। श्रेणी वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, अगर आप प्रीवियस ईयर के देखोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ था श्रेणी। श्रेणी क्या होता है? सबसे पहले ये देखो, श्रेणी होता है व्यापारियों का संघ। जो खूब सारे व्यापारी लोग होते थे उनका जो संघ होता था, यानी उनका जो ग्रुप होता था, उसको क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। ये व्यापारी लोग कच्चे माल को खरीद कर
उनसे सामान बनाकर बाजार में बेच देते थे। कच्चा माल जैसे मान लो एग्जांपल, आप छोटी छोटी क्लासों वाले एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो किसी को आम का अचार बेचना है, तो कच्चा माल क्या हो गया, आम हो गया, तो वो कच्चे आम खरीद के लाएंगे, ये कच्चा माल हो गया, उसके बाद उसको सामान बना देंगे यानी अचार बना देंगे, उसके बाद उसको किसी को बेच देंगे। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। आप पेपर में ऐसे एग्जाम्पल भूल कर भी मत लिखना, केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब देखिए आगे, उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, तो बाहर से भी हमारा व्यापार होता था। तो ये व्यापार की अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो ये अभी से थोड़ी ना हो रहा है, ये तो मतलब अब प्राचीन समय से देखोगे आप, जब मतलब हड़प्पा सभ्यता थी तब भी व्यापार होता था। आपने ओमान के बारे में पढ़ा है, आपने बहरीन के बारे में पढ़ा है, आपने मेसोपोटामिया सभ्यता के इलाकों के बारे में पढ़ा है, यानी हमारा व्यापार तो पहले से होता था बाहर से। तो यहाँ पे ये बताया गया कि व्यापार जो था प्राचीन समय से था, लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में जल मार्ग और भूमार्ग का जाल बिछ गया, यानी लोग जल मार्ग से आने लगे, भूमार्ग से जाने लगे, ठीक है। और भूमार्ग के जरिए मध्य एशिया तथा उसके आगे भी व्यापार होता था। अब यहां पे आपके सामने देखिए क्या है, ये मैप है। अब यहां पे देखिए मैं आपके सामने बताऊं, ये है भारत, ठीक है, ये भारत है, और इधर की तरफ भी व्यापार होता था, मगर हमारा जो, अगर आप मेसोपोटामिया सभ्यता में देखोगे और बाद के समय में इधर की तरफ भी आप व्यापार देखोगे, यानी भारत का व्यापार था। तो कैसे था, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। देखिए, समुद्र तट पर बने बंदरगाहों से अरब सागर होते हुए उत्तर अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक जाते थे। यानी कि देखो, ये मान लो ये हमारा नक्शा है, इसके इधर की तरफ क्या है, अरब सागर है, यानी कि इधर बंदरगाह है, मान लो गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में, तो यहां से बंदरगाह होते हुए इधर की तरफ चले जाते हैं, यहां पे आपको अफ्रीका वगैरह दिख जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जाते थे व्यापार के लिए। और बंगाल की खाड़ी से होते हुए चीन की तरफ, दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ भी जा सकते हैं। इधर बंगाल की खाड़ी है तो यहां से चीन की तरफ भी जा सकते हैं, और दक्षिण पूर्व एशिया, आज के समय में दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों के नाम बता देता हूँ, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, म्यांमार, कुछ इस तरीके के देश हो जाएंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे मतलब दक्षिण पूर्व एशिया के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से व्यापार जो है दोनों तरफ से था भारत का, ये बताया जा रहा है। और रास्ते खोज लिए गए थे, जल वाले भी और स्थल वाले भी। शासक जो होते थे, राजा जो होते थे, उनको फायदा हो जाता था यहां से। कैसे फायदा हो जाता था, मान लो ये भारत है, अगर इधर व्यापार करने जाएंगे और इधर व्यापार करने जाएंगे दोनों तरफ, तो ये जो व्यापार का जो रास्ता है, यानी व्यापार का जो मार्ग है, चाहे वो समुद्री मार्ग हो, चाहे वो जल वाला स्थल वाला मार्ग हो, शासक क्या कर सकते हैं, इन पर नियंत्रण अगर कर लेंगे तो उससे जो व्यापारी आते जाते हैं उनको सुरक्षा दे पाएंगे, ठीक है, सुरक्षा भी दे पाएंगे, वो लूटने वगैरह से बचाएंगे उनको। और दूसरा, फिर उसके बदले में उनसे टैक्स भी ले लेंगे, यानी कि उससे धन भी ले लेंगे। तो शासक क्या करते थे, इन मार्गों पे अपना नियंत्रण रखते थे और सुरक्षा के बदले में उनसे धन ले लेते थे, यानी पैसा ले लेते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इन मार्गों पे जाने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी वाले, मतलब फेरी आप जानते हो जो पैदल घूमते हैं और घर घर घूम के सामान बेचते हैं आवाज लगा लगा के, ऐसे व्यापारी भी होते थे। तो ऐसे व्यापारी भी होते थे जो बैलगाड़ी में सामान रखते थे या घोड़े पर जाते थे, ऐसे व्यापारी भी जाते थे, ठीक है। और समुद्र मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, लेकिन समुद्र मार्ग का एक चीज आपको याद रखना है, समुद्र मार्ग जो था सस्ता था, ठीक है, लेकिन खतरनाक भी था। सस्ता और लाभदायक तो था, लेकिन खतरनाक भी था। खतरनाक क्यों था, जोखिम था, समुद्र में कोई दुर्घटना हो जाए, तूफान आ जाए, लुट जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये होता था। अब देखिए कुछ शब्द हैं, एक शब्द है मस्थुवन, ये तमिल भाषा का शब्द है। एक है प्राकृत भाषा का शब्द जिसका नाम है सत्तवाह, मस्थुवन और सत्तवाह। ये जो शब्द आप देख रहे हो, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं शब्द, ये व्यापारी के लिए यूज किए जाते हैं ये नाम। अब हमें भाई, जैसे मान लो हम हिंदी में किसी व्यापारी को हम बोल देते हैं ना सेठ जी, आपने सुना होगा सेठ जी बोल देते हैं या फिर लाला जी बोल देते हैं। तो इस तरीके से ये तमिल भाषा में मस्तुवन बोला जाता था और प्राकृत भाषा में सत्तवाह बोला जाता था। किसको बोला जाता था, ऐसे व्यापारी को जो बहुत ज्यादा धनी व्यापारी हो, यानी जिसने बहुत पैसा कमाया हो और जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो। ये व्यापारी नमक,
कपड़ा, अनाज, धातु से बनी चीज, पत्थर से बनी चीज, लकड़ी, जड़ी बूटी, ऐसे बहुत सारे सामान जो होते थे, वस्तु जो होती थी, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे और उसका व्यापार करते थे। रोमन साम्राज्य की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मसालों की बहुत मांग थी। भारतीय मसाले और भारतीय कपड़े और जड़ी बूटियों, इसकी बहुत भारी मांग होती थी, डिमांड होती थी। तो व्यापारी लोग क्या करते थे, भारत से जाते थे। जैसे मान लो यहाँ पे मैं मैप बना देता हूँ, ये मान लीजिए भारत का मैप है। तो अगर आप रोमन साम्राज्य की बात करोगे तो आपके दिमाग में आएगा रोम, रोम से आपके दिमाग में आएगा इटली, इटली से आपके दिमाग में आएगा यूरोप, और यूरोप में आप देखोगे, अगर आप अफ्रीका में ट्यूनेशिया आप देखोगे, जहां से मैंने आपको पढ़ाया था, ट्यूनेशिया से वो अरब क्रांति शुरू हुई थी। ट्यूनेशिया के ऊपर अगर आप मैप में देखोगे तो आपको ये दिखेगा रोम, इटली वगैरह, वहां पे रोमन साम्राज्य था उस जगह पे। यानी यहां से लोग जाते थे क्या लेकर, काली मिर्च लेकर, कपड़े लेकर, उन और जड़ी बूटी लेकर उनको बेच आते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब डिमांड थी रोमन साम्राज्य में। तो ये चलता था भाई व्यापार, और इन वस्तुओं को अरब सागर के माध्यम से भी अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचा दिया जाता था। ठीक है, ये हो गया व्यापार के बारे में। अब देखिए सिक्के और राजा, सिक्के और राजा के बारे में देखिए। सिक्के के बारे में सबसे पहले देखिए, आप एक बार ये चित्र देख लीजिए, इमेज देख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ये कुछ सिक्के हैं, ध्यान से देखिए। सिक्के जो थे वो सोने के भी होते थे, सिक्के जो थे वो चांदी के भी होते थे, सिक्के जो हैं वो तांबे के भी होते थे। ठीक है, सिक्के जो हैं वो अन्य धातु के भी हो सकते, कांसे के भी हो सकते थे, कांसे। तो अलग अलग तरह के शासकों ने अलग अलग तरह के सिक्के चलाए थे। तो व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था और सिक्कों से व्यापार आसान हो गया था। पहले जब सिक्के वगैरह मुद्रा या धातु मुद्रा या कोई मुद्रा नहीं होती थी, तब व्यापार कैसे होता था, एक्सचेंज सिस्टम। जैसे मान लो मेरे को दुकान में जाके साबुन खरीदनी है, तो मैं मेरे घर पे चने रखे हुए हैं या मेरे पास गेहूं रखे हैं, तो मैं चना ले जाऊंगा, दुकान वाले को दे दूंगा और वो थोड़ा सा चना ले लेगा मेरे से और मुझे साबुन दे देगा। तो एक्सचेंज सिस्टम होता था। लेकिन जब ये मुद्रा और ये जो सिक्के आए, तब से व्यापार करना आसान हो गया। ठीक है, व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, इससे व्यापार आसान हो गया था। सिक्कों के प्रयोग से व्यापार काफी हद तक आसान हो गया। चांदी तथा तांबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, चांदी और तांबे के सिक्के सबसे पहले ढाले गए थे। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक है, आहत सिक्के का मतलब है कि जैसे मान लो कोई सिक्का है, उस पर कोई चीज छापनी होती थी, पंच मार्क किया जाता था या निशान लगाया जाता था, उसको पीटा जाता था खूब सिक्के को, तो उसको पीट कर आहत करके उस पर वो डिजाइनिंग वगैरह बनाई जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको आहत सिक्के कहा जाता है। और ये जो सिक्के हैं, खुदाई के दौरान बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं और अलग अलग क्षेत्रों में मिले हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, दक्षिण भारत, यानी आप इधर महाराष्ट्र और इधर गुजरात, महाराष्ट्र और इधर की साइड में देखोगे तो बहुत सारी जगह में रोमन साम्राज्य वाले सिक्के मिले हैं। अब आप सोचोगे रोमन साम्राज्य था वहां पर इतनी दूर और उसके सिक्के मिल रहे हैं भारत में, क्या मतलब ऐसे कैसे मिल सकते हैं? तो इसका यही एग्जाम्पल है भाई, यही मतलब हो सकता है कि रोमन साम्राज्य से जो हमारा व्यापार था, तो व्यापार के कारण वस्तु और मुद्रा जो है वो एक्सचेंज होती है, आप जानते ही हैं, तो इसलिए ऐसा है। और ऐसे ही भारतीय सिक्के जो थे वो भी दूसरी जगहों से मिले, यानी इससे पता लगता है कि व्यापार होता था सिक्कों के जरिए। ठीक है, तो सिक्के आप समझ गए। अब आप सिक्कों के बारे में थोड़ा सा और देखिए। मुद्रा शास्त्री, मुद्रा शास्त्री कौन होते हैं? वो लोग जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं। तो मुद्रा शास्त्रियों ने इन सिक्कों का अध्ययन किया और इनके वाणिज्यिक प्रयोग के क्षेत्रों का पता लगाया, यानी कि कहां कहां पे व्यापार में इनका इस्तेमाल किया जाता था, इसका इन्होंने पता लगा लिया। आहत सिक्के जो थे उस पे जो प्रतीक जो बने हुए होते थे, उससे पता लगता है कि विभिन्न राजाओं द्वारा ये जारी किए गए थे। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है, देखिए कंफर्म नहीं है पर ऐसा कहा जाता है कि कुछ धनी लोगों ने, कुछ धनी व्यापारियों ने और कुछ नागरिकों ने भी सिक्के जारी किए थे। ठीक है, ये कहा जाता है। और सिक्कों के बारे में आपको पता लग गया। अलग अलग धातु के होते थे। शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ भी सिक्के मिले हैं। ठीक है, कई सारे सिक्के हैं जिसमें शासकों की फोटो, जैसे मैंने आपको कनिष्क का एक सिक्का दिखाया था लास्ट वीडियो में, जहां पे उसकी फोटो बनी हुई थी, मतलब उसकी मूर्ति बनी हुई थी, उसमें उसका चित्र बना हुआ था। तो कई सारे सिक्के ऐसे हैं जिसमें राजा का चित्र भी बना होता था और उसका नाम भी लिखा होता था। ठीक है, तो शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ सबसे पहले जो सिक्के बनाए गए थे वो हिंद यूनानी शासकों के द्वारा बनाए गए थे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन से शासकों ने अपनी प्रतिमा और अपने नाम के साथ सिक्कों को जारी किया? तो आप बोलोगे हिंद यूनानी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं।
सोने के सिक्के जो थे सबसे पहले पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण जो शासक थे उनके समय में मिले हैं, और उत्तर और मध्य भारत में भी ऐसे बहुत सारी जगह पे खुदाई में सिक्के मिले हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो सबसे बढ़िया जो मतलब जो सिक्के मिलते हैं, ठीक है, सबसे बढ़िया सोने के जो सिक्के मिलते हैं वो गुप्त शासन में मिलते हैं। आगे आपको मैं बताऊंगा। सोने के सिक्कों का जो प्रयोग किया जाता था वो बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार में किया जाता था, और दक्षिण भारत में बहुत बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, रोमन साम्राज्य के सिक्के यहाँ पे मिले हैं। इससे पता लगता है कि व्यापार जो था बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में देखोगे तो यहाँ पे कुछ शासक थे जिनको योधे कहा जाता था। योधे शासकों के सिक्के मिले जो तांबे के सिक्के थे। अभी देखो, अभी हमने किसके सिक्के पढ़े? हमने सोने के सिक्के पढ़े, फिर हमने चांदी के सिक्के पढ़े, लेकिन हमने तांबे के सिक्के नहीं पढ़े थे। तो यहाँ पे देखो योधे शासक जो हैं, जो कि मतलब पंजाब हरियाणा साइड में जो है, इस क्षेत्र में जो तांबे के सिक्के मिले हैं, ठीक है, खुदाई के दौरान। गुप्त काल में कुछ शासकों ने सोने के भव्य सिक्के जारी करे। अगर मैं यहाँ पे लिख देता सोने के सिक्के जारी किए तो आप समझते सिंपल सोने के सिक्के थे, पर एक शब्द लगाया गया भव्य। भव्य का मतलब है बहुत ही जबरदस्त, यानी बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले उच्च क्वालिटी का सोना इस्तेमाल किया गया था, और बहुत अच्छी क्वालिटी के सोने के सिक्के जो थे वो आरंभिक गुप्त शासकों ने जारी किए थे। ठीक है, तो ये सिक्के एक क्वेश्चन पेपर में आपकी बहुत बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको अलग क्वेश्चन टाइप का बना दिया है। यानी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के जो थे वो मिलने कम हो गए। क्या हो गया? जो मतलब सोने के सिक्के कम हो गए, क्या खत्म हो गए, क्या हो गया मतलब? तो इसके पीछे 3 कारण है, लेकिन इतिहासकारों में विवाद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रोमन साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो रहा था, रोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था, इसलिए क्या है, सिक्के जो थे, और रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो भाई उससे व्यापार में कमी आई, व्यापार में कमी आई तो सिक्कों में कमी आई। एक कारण ये हो सकता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं था। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस काल में नए नगर और व्यापार के नए तंत्र, यानी व्यापार का नया सिस्टम और नए नए नगरों का विकास होना शुरू हो गया, उदय होना शुरू हो गया, शायद इसलिए सिक्के कम हो गए। तो तीसरी तरह के भी इतिहासकार हैं जो कहते हैं भारी आर्थिक संकट, कहते हैं बहुत भयंकर आर्थिक संकट आया, इसलिए सिक्के जो थे खत्म हो गए या सिक्के कम पड़ गए। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट टॉपिक है आपका अभिलेख वाला। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है? देखिए, ये एक इमेज है, ये एक अभिलेख है। अब इस अभिलेख को पढ़ोगे आप तो आप क्या सोचोगे? आपके दिमाग में क्या आएगा कि इस अभिलेख को कैसे पढ़ा जा सकता है? तो देखिए, अभिलेख का अर्थ निकालने के लिए विद्वान जो हैं वो अलग अलग लिपियों का अध्ययन करते हैं, अलग अलग तकनीक अपनाते हैं, प्राचीन लिपि को आधुनिक लिपियों से मिलान करते हैं, तब जाके मतलब कहीं पे वो थोड़ा बहुत समझ पाते हैं कि इन लिपियों का अर्थ क्या है। जैसे कि ब्राह्मी लिपि का जो खोज, जो मतलब ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था, वो कैसे पढ़ा गया था इसे समझिए। भारत की जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं, आज के समय में जो भी भाषा है भारत की, उन सब की जो मतलब उन सब में जो भी मतलब लिपि यूज की जाती है, वो उसकी मेन जो है मूल, वो ब्राह्मी लिपि से ही शुरुआत हुई है। यानी लिपि का मतलब होता है लिखना। जैसे कि जिस तरीके से में लिखा जा रहा है, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है कंटेंट, ये आप इसे भाषा बोलोगे हिंदी, कि ये हिंदी में लिखा हुआ है आपके सामने, लेकिन ये लिपि कौन सी है? ये देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो लिपि आप जानोगे जिससे लिखा जाता है, मतलब जिस स्टाइल से लिखा जाता है, लिखने की शैली लिपि कहलाती है। तो ब्राह्मी लिपि से ही सारी अन्य लिपियां बनी हैं भारत में। तो अशोक के जो अभिलेख मिले थे वो सारे के सारे ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे। विद्वानों ने उसको पढ़ने का प्रयास करा, नहीं पढ़ पाए। तो ऐसे में क्या हुआ, 18वीं सदी में यूरोप के विद्वान जो थे उन्होंने भारतीय पंडितों को बुलाया, उनसे जानकारी ली, और उस समय की जो बंगाली लिपि थी और जो देवनागरी जो भी लिपि लिखी जाती थी, बंगला या देवनागरी, तो आज के जैसे वर्तमान समय में बंगाली और देवनागरी जैसे लिखी जाती है, उन पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू करा, और फिर अशोक के जो अभिलेख मिले हैं और अभी की जो लिपि है, दोनों को मैच करा। ठीक है, दोनों के अक्षरों को मैच करा, उसमें तुलना करी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो ये है हमारी देवनागरी, का चा ढा दा मा रा। ठीक है, ये जो है ये देवनागरी लिपि है, और ये जो है ये पुरानी लिपि है, ब्राह्मी लिपि वगैरह होगी। ठीक है, तो कैसे मतलब इन चीज़ों को इतिहासकार पढ़ते हैं, समझते हैं, वो बताया गया है यहाँ पे कि उन्होंने क्या करा, पुरानी जो लिपियाँ थी उसको और जो नई लिपि है उससे मैच करा। अभिलेखों का अध्ययन करने वाले कुछ विद्वानों ने कई बार अनुमान लगाया कि ये संस्कृत है, लेकिन बाद में पता लगा वो संस्कृत नहीं थी, वो तो प्राकृत थी, प्राकृत भाषा में लिखे थे।
फिर उसके बाद बहुत दशकों तक मेहनत करी गई, बहुत कोशिश की गई इसको पढ़ने की, लेकिन नहीं समझ पाए। फिर जाके कहीं 1830 के दशक में, दशक का मतलब है 1830 से लेकर 1840, यानी कि 1800 लगभग 1838 में एक जेम्स प्रिंसेप नाम के अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने अशोक की लिपि जो थी ब्राह्मी, अशोक के जो अभिलेख थे ब्राह्मी लिपि में, उसको पढ़ लिया और उसके बाद उसका अर्थ निकाल लिया। तो ये कामयाबी मिली लेकिन बहुत बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। देखो अशोक की कई अशोक के कुछ अभिलेख मिले हैं जिससे कि पता लगता है कि अशोक के समय में उसको, मतलब उसके जो सिक्के वगैरह थे उसमें उसको किस नाम से जाना जाता था। तो उसको कुछ उपाधि दी गई थी, जैसे देवाना पिये। ये 1 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल याद रखें। देवाना पिये, देवाना पिये का मतलब होता है देवताओं का प्यारा, यानी देवताओं का प्रिय। कई जगह पे पियदस्सी लिखा मिला है। पियदस्सी का मतलब होता है देखने में खूबसूरत, सुंदर, या फिर बहुत ही मनोहर मुख आकृति वाला राजा, यानी ऐसा राजा जिसका जो मुख है, जो चेहरा है, वो बहुत ही सुंदर है। तो ये अशोक की कुछ मतलब आप कह सकते हो कुछ मतलब उपाधियां थी, ठीक है। खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया? तो देखिए खरोष्ठी लिपि में जो लिखे गए जो अभिलेख थे वो पश्चिमोत्तर में मिले, यानी कि जैसे मान लो ये भारत है तो इधर पश्चिमोत्तर में जो मिले हैं अभिलेख वो खरोष्ठी लिपि में मिले। इस जगह पे ज़्यादातर हिंद यूनानी जो राजा थे उनका शासन होता था। तो इन शासकों ने सिक्कों में अपने नाम और यूनानी खरोष्ठी लिपि में लिखवाए। इन्होंने क्या करा, सिक्कों पे अपने नाम लिखवाए और कौन सी भाषा में? यूनानी और खरोष्ठी लिपि में लिखवाए। तो इस लिपि को कैसे पढ़ा गया? तो उन्होंने क्या करा, जो यूरोपीय जो अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या करा, यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वान बुलाए जो यूनानी भाषा को पढ़ना जानते, उनसे अक्षरों को मेल करवाया, मैच करवाया और उसके बाद इसका अर्थ निकालने का प्रयास किया और कुछ जगह पे कामयाब भी हो गए, ठीक है। अब ये हमने अभिलेख पढ़ लिया, लेकिन अभिलेख में से जो जानकारी मिलती है उसकी कुछ लिमिट होती है, यानी उसकी कुछ सीमाएं होती है, उसकी कुछ कमियां होती है। लास्ट है बिल्कुल टॉपिक। तो देखो अभिलेखों से हमें जो जानकारी मिलती है तो उसमें कमियां क्या होती है। देखो कुछ अभिलेख मिले उसके अक्षर जो है वो हल्के मतलब ढंग से उत्कीर्ण है। जैसे मान लो कोई अभिलेख है उसमें बहुत हल्का हल्का लिखा है तो देखने में समझ ही नहीं आता। या फिर मान लो कोई अभिलेख नष्ट हो गया, बड़ा सा अभिलेख था, आधा टूट के खत्म हो गया, आधा मिला, तो अब आधे से वैसे भी कुछ नहीं पता लग पाएगा। अभिलेखों पर अक्सर लुप्त होना, अभिलेखों के अक्षर, सॉरी यहाँ पे अक्षर आएगा, अभिलेख के जो अक्षर हैं वो लुप्त हो जाते हैं। कुछ अभिलेख सुरक्षित ही नहीं बच पाए हैं और बहुत सारे अभिलेख जो मिले हैं उसमें जो शब्द लिखे हैं उसका असली अर्थ नहीं पता लग पा रहा। ये सारे अभिलेख की कमियां हैं। अभिलेखों से क्या है, अभिलेख से क्या जानकारी मिलेगी? अब राजा ने अभिलेख लिखवाया है, ठीक है, राजा ने अभिलेख लिखवाया है तो वो अपने बारे में लिखवाएगा ना, अपनी तारीफ में लिखवाएगा जो लिखवाएगा, तो राजा और शासन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो वहां के लोग थे जिनकी डेली लाइफ, जो आम लोगों की डेली लाइफ थी उसके बारे में अभिलेख से थोड़ी ना पता लगेगा। तो आम लोगों की जो जिंदगी थी उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, एक तो ये कमी होती है। फिर क्या है कि अभिलेखों से उनके विचार व्यक्त होते हैं जो उनको बनवाते हैं। अब मान लो मैं अभिलेख बनवा रहा हूं तो उसमें मेरे विचार लिखे जाएंगे, ठीक है। कोई राजा अभिलेख बनवा रहा है तो राजा के जो विचार हैं वो लिखे जाएंगे। अब जरूरी नहीं है जो राजा सोचता है वैसा ही जनता सोचती है, जनता के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन बनवाने वाले के विचार हम पढ़ते हैं और हम उसी के विचारों से इतिहास की जानकारी ले लेते हैं। तो ये थोड़ी कुछ कमियां हैं जो हमें अभिलेखों से मिलती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 2 और ये चैप्टर हमारा जो है खत्म हो चुका है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।